चलिए भाई, तो लास्ट लेक्चर किरचॉफ के कुछ सवाल बनाए थे, नहीं किरचॉफ के ऊपर एप्लीकेशन में हमने सेल को सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, और सेल को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने क्या भी पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा कि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या जा रहा हो, शून्य, अगर सेंटर रजिस्टर से करंट क्या जा रहा हो, शून्य। जरूरी नहीं है कि मैं ये बोलूं गैल्वेनोमीटर, सेंटर में कोई रेजिस्टेंस भी लगा हो सकता है, कोई डिवाइस भी लगा हो सकता है, अगर उसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, 0, तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया है। बैलेंस कंडीशन में आने का मतलब क्या हो गया है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है P बाय R का रेशो किसके बराबर हो जाता है, Q बाय S के। या फिर रिवर्स भी होता है कि अगर P बाय R का रेशो किसके बराबर है, Q बाय S के, तो जो सेंटर रेजिस्टेंस है उसका जो करंट है वो क्या हो जाता है, 0। तो दोनों पॉसिबल है। फिर आपको एक सवाल दिया गया था कि अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं किसकी पोजीशन, गैल्वेनोमीटर और सोर्स की, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सवाल आपको होमवर्क में दिया गया था कि अगर मेरे पास एक व्हीटस्टोन अरेंजमेंट है और इस व्हीटस्टोन अरेंजमेंट में ये मेरे पास लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और यहां लगी हुई थी अगर मेरे पास एक बैटरी यानी कि एक सोर्स। अब इसका रेजिस्टेंस अगर P था, इसका अगर R था, इसका अगर Q था, इसका अगर S था, तो गैल्वेनोमीटर के इधर वालों का रेशो इसके रेशो के बराबर हमने रखा, यानी कि P बाय R का जो रेशो है ये बराबर हुआ किसके, Q बाय S के। बट क्या अगर मैं पोजीशन को इंटरचेंज करता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूं, यानी ये 4 रेजिस्टर्स तो मैं इधर ही रखता हूं, लेकिन मैं यहां पे लगा देता हूं बैटरी या सोर्स, और यहां कनेक्ट कर देता हूं गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये P और R ही रहता है, ये Q और S ही रहता है। तो अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर इधर है तो क्या P बाय Q, अब P बाय Q का रेशो बराबर हो जाएगा R बाय S के। बट आप मुझे बताओ क्या P बाय Q R बाय S के बराबर है, तो क्या ये बेसिकली P बाय R, P बाय R Q बाय S ही तो है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर हम किसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज भी कर देते हैं तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। उत्कर्ष, ठीक है उत्कर्ष, थैंक यू बेटा, लेकिन कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि जो रेजिस्टर्स है वो रेशो में इक्वल होते हैं। तो चाहे मैं P बाय R का रेशो Q बाय S के बराबर रख दूं, चाहे मैं P बाय Q का रेशो R बाय S के बराबर रख दूं, बात जो है वो एक ही रहेगी। डन है क्या? तो कोई चेंज नहीं आने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ छोटी मोटी चीजें बची है, इसको खत्म करते हैं, फिर सवालों पे आते हैं। जैसे कि ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। हमने ओम्स लॉ पढ़ा इस चैप्टर में। क्या था भैया ओम्स लॉ? कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का क्या कांस्टेंट रखता हूं, टेम्परेचर, डायमेंशंस, तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ये था हमारे पास ओम्स लॉ। लेकिन क्या कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं इस दुनिया में जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते? बिल्कुल है, उन्हें ही क्या कहा जाएगा, नॉन ओमिक। तो ओमिक कौन होंगे भाई? ओमिक तो सिंपल है, ओमिक सब्सटेंस तो वो होंगे विच फॉलोज, क्या भाई, ओमिक सब्सटेंस वो हैं जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, यानी कि उनमें V और I आपस में क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल। यानी अगर उनके लिए मैं VI ग्राफ बनाता हूं तो वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है विद सम स्लोप।
एग्जाम्पल के तौर पे लगभग सारे मेटल्स इन नॉर्मल कंडीशन क्या फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ, तो वो कौन सब्सटेंस है, ओमिक है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं कौन भाई, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। यानी कि करंट फ्लोइंग is not proportional to potential difference applied। यानी आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके साथ जो करंट है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता है कि इन्वर्सली हो गया, वो प्रोपोर्शनल का मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कभी एक्सपोनेंशियली हो रहा है, कभी कांस्टेंट हो रहा है, कभी इन्वर्सली भी है, अलग अलग रिलेशन शो कर रहा है, बट वो कॉन्टिन्यूसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, हमने तो नहीं पढ़ा आज तक ऐसा कोई सब्सटेंस, तो भाई एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं इसके। ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल्स आपको समझ नहीं आएंगे अभी, क्योंकि आपने अपने जीवन में आज तक सिर्फ किसके बारे में बात की है, ओमिक सब्सटेंस के बारे में। तो फिर इनके बारे में कब बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में बात करेंगे। बट अभी एग्जाम्पल तो देने ही होंगे मुझे आपको। जैसे कि एक आता है पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड का आप में से बहुत सारे बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा और कुछ ने सिर्फ नाम ही सुना होगा। आप में से कितने बच्चों ने पी एन जंक्शन डायोड नाम पहली बार सुना है आज? काफी बच्चे होंगे। कितनों ने इसका नाम सुना हुआ है पहले कभी? अच्छा, एक ने भी नहीं सुना, एक ने भी नहीं सुना, ठीक है। और अगर सुना भी होता, कोई अगर बताता भी कि सुना हुआ है, तो उसको मैं ये पूरी गारंटी से बता सकता हूँ उसको नहीं पता होगा ये क्या होता है। लेकिन हम सेमीकंडक्टर में जब पहुंचेंगे, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी राणा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी किसकी, सेमीकंडक्टर की। वहां पे हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप कुछ होता है, एन टाइप होगा, उनको हम जोड़ेंगे, उससे बनाएंगे पी एन जंक्शन। क्या बनाएंगे, पी एन जंक्शन बनाए, कुछ बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम पी एन जंक्शन डायोड। वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता? हाँ, एलईडी में सुना है, वेरी गुड। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एक प्रकार के क्या ही हैं, पीएन जंक्शन डायोड। एक बच्चा कह रहा है मैंने एलईडी में सुना है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। लेकिन अभी के लिए आप ये क्या होता है इस पे ऑब्वियसली बात है, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमें इसको पढ़ना है सेमीकंडक्टर में। बट इतना बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे आई बनाऊं, यहाँ पे वी बनाऊं, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये ग्राफ कैसे बना, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, लेकिन बस आप इतना बताओ, क्या वी और आई आपस में प्रोपोर्शनल है? नहीं है। क्या वी और आई आपस में प्रोपोर्शनल है? नहीं। यहाँ इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, इसको हम रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। मतलब कुछ होता है, एक बार ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन दोनों ही केसेस में वी और आई आपस में क्या नहीं आने वाले, प्रोपोर्शनल नहीं आने वाले, विच मीन्स कि ये एक नॉन ओमिक सब्सटेंस है। क्या है? नॉन ओमिक सब्सटेंस है, बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास आएगा सोलर सेल। अब सोलर सेल का नाम तो सभी ने सुना है, अरे सुना है, हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता है शायद कि ये नॉन ओमिक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेम ग्राफ अगर हम लोग सोलर सेल का बनाएं तो ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है। अगेन ये हमारे सिलेबस में था, कौन चैप्टर में? सेमीकंडक्टर में सिलेबस में था। अब ये सिलेबस से हट गया है, बट सिलेबस में हुआ करता था। तो आप ये तो कभी जान ही नहीं पाओगे कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों है, बट आपको एग्जांपल्स में याद करना है। यहाँ पे अगेन आई है हमारे पास और वहाँ पे भी है, आपको एग्जांपल्स में याद करना है कि दो हमारे पास एग्जाम्पल और भी है, जैसे वाटर गैल्वेनोमीटर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट दो एग्जाम्पल याद करना बहुत होगा। आपसे कोई कभी भी ये नहीं पूछ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पीएन जंक्शन का ग्राफ बनाओ, ऐसे नहीं पूछ रहा है वो। आपसे हद से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एक दो एग्जाम्पल दे दो। तो आप क्या वो एग्जाम्पल में दे सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड दे सकते हैं और सोलर सेल दे सकते हैं। ऑल दो और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट दो बहुत होंगे मेरे हिसाब से। जिन्होंने सोलर सेल के बारे में ना पता हो, शायद सोलर सेल वो होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब के
मिलके बने होते हैं। हाँ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे एक और टॉपिक लेते हैं विच इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या हमने पढ़ा था एक क्लास के अंदर कि फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, याद है? फॉर कंडक्टर्स, और हमने इसके लिए फॉर्मूला ही पढ़ा था। और आज अगर समय ने साथ दिया तो हम इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं उस फॉर्मूले के ऊपर। अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद आ रहा है? इसके ऊपर तो हमने यहां पे प्रूफ तो किया था कि टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है? टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर हम किसकी बात करें, कंडक्टर्स की, तो टेम्परेचर के बढ़ने पे जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ता है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर के कम होने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अरे बोलो, तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि सुपर कंडक्टिविटी कब अचीव होती है? सुपर कंडक्टिविटी इज कंडीशन वेयर कंडक्टर is cooled to a certain temperature that its resistance approximately becomes 0। यानी सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी कंडीशन है जो कब पैदा होगी, जब आप एक कंडक्टर को इतना ठंडा कर दोगे कि उसका रेजिस्टेंस लगभग क्या हो जाएगा, 0। देखो एग्जैक्टली 0 तो आप नहीं कर सकते, लेकिन सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसको आपने इतना ठंडा कर दिया है कि उसका रेजिस्टेंस इतना कम हो गया है कि वो अब क्या बन गया है, एक सुपर कंडक्टर बन गया है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो गया। और ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर बिलो विच कंडक्टर्स become superconductor is called, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके नीचे अगर आप गए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लगभग 0, और वो क्या बन जाएगा, एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टिविटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए, हाई नेटवर्किंग बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा सुपर, आपको मान लो बिजली फ्लो करवानी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या सुपर फास्ट कनेक्शंस पैदा करने, इन सब कारणवश हम लोग सुपर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो यहाँ से बिजली मुझे लेटर से 10 किलोमीटर दूर भेजनी है और उसमें अगर 0.001 सेकेंड लगता है, और अगर 0.001 सेकेंड मेरे लिए मैटर कर रहा है कि अरे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, गड़बड़ हो सकती है इतने भी टाइम में भी, तो फिर वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सुपर कंडक्टिविटी। अभी आपके घर में आप स्विच ऑन करते हो और ट्यूबलाइट उसी वक्त ऑन हो जाती है, लाइट उसी वक्त ऑन हो जाती है, पंखा उसी वक्त ऑन हो जाता है, चाहे 0.00001 सेकेंड का गैप हो। पर अगर ये गैप भी आपको हटाना है तो वी कैन यूज सुपर कंडक्टिविटी, या आप लॉस नलीफाई करना चाहते हो, रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 0 करना चाहते हो, उन सब वजह से हम सुपर कंडक्टिविटी अचीव करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी हमारे हाँ क्वांटम कंप्यूटर्स में भी बिल्कुल सही बात है, सुपर कंडक्टिविटी अचीव करते हैं। कल 4 तारीख थी, क्या थी, 4 तारीख थी ना कल, आपको पता होगा एक म्यून G4 के ऊपर रिसर्च चल रही थी, नहीं पता? चलो ठीक है, कुछ ऐसे एक नए पार्टिकल के ऊपर रिसर्च चल रही थी, कल फाइनल एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अगर वो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स पॉजिटिव आते तो फिजिक्स के काफ़ी सारे नियम बदल जाते, काफ़ी सारे। तो कल का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था फिजिक्स के लिए, और अगर कल रिजल्ट पॉजिटिव आते तो आप और मैं बहुत सारी पढ़ाई में बराबर हो जाते, बिकॉज पढ़ाई क्या हो जाती, सब नलीफाई हो जाती और नए लॉज बनते। बट बहुत अच्छी बात है कि कल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो नेगेटिव हुआ। अच्छा, उसमें फिजिक्स तो सही साबित हुई लेकिन मैथ्स की गलतियां मिली हैं,
मैंने अभी स्टोरी शेयर की है। मैं इसके ऊपर खुद से स्टोरी बनाऊंगा शाम को टाइम मिलेगा तो, लेकिन हाँ मैंने एक क्रिएटर की स्टोरी शेयर की है। मैंने 11th क्लास वालों से बात की थी इसके बारे में कि रिसर्च होने वाली है। 6 तारीख को होना था पहले, बट रिजल्ट पहले ही आ गया। बहुत बड़े साइक्लोट्रॉन वगैरह में काम चल रहा था। साइक्लोट्रॉन के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो काफ़ी बड़ा दिन था कल, बहुत डर का माहौल था कि भाई बहुत सारे लॉ गलत ना हो जाएं, बट सब कुछ ठीक रहा। खैर चलो वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था सुपर कंडक्टिविटी की। सुपर कंडक्टिविटी अचीव करना आपके मेरे लेवल पे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वैसे बहुत अच्छी कंडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एंड बात करते हैं एक और छोटे टॉपिक के बारे में, विच इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक वेक्टर होने वाला है। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या? करंट डेंसिटी। कितना करंट परपेंडिकुलरली फ्लो करता हुआ जा रहा है पर यूनिट एरिया, इसे क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से, लेट अस से इस कंडक्टर में से अभी परपेंडिकुलरली करंट फ्लो हो रहा है और उसका एरिया A है, तो करंट डेंसिटी क्या है? कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, इससे बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अगर ऐसा है तो इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? करंट की क्या होती है? एम्पियर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इफ अगर भाई ऐसा हो कि ये परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है, मान लो ये हमारे पास एरिया है लेकिन करंट जो है इसमें से वो ऐसे फ्लो हो रहा है। अब आप सब जानते हैं कि एरिया का जो वेक्टर है वो तो इधर होगा। अरे बोलो, पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में क्रिएट करने के लिए मुझे करंट एरिया वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे, बिकॉज करंट के तो मैं 2 कंपोनेंट नहीं क्रिएट कर सकता। तो एरिया वेक्टर के 2 कंपोनेंट में एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ये वाला कौन सा हो गया? कॉस थीटा। मुझे कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए होगा? हाँ, तो यहां से मुझे करंट डेंसिटी मिल जाएगी I अपॉन में A कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से I हमारे पास आ गया है J A कॉस थीटा। क्या J एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस। क्या A एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस। क्या उनके साथ कॉस है? यस। तो क्या मैं इसे J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकता हूं? ये एक और प्रूफ है कि करंट जो है वो एक वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। खैर ठीक, डन है। छोटा टॉपिक है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में तो शायद क्या कोई सवाल ही नहीं, लेकिन हाँ यहाँ इसके ना करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। इसके बाद ना एक यूजलेस सा टॉपिक है हमारे पास, पता नहीं क्यों कहाँ से पढ़ाया गया है, क्यों आया है वो, और वो है हमारे पास ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो मैं यूजलेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में कहीं इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने कहीं पढ़ाई की है कि ये हुआ हो, क्या पता बाकी कहीं ना कहीं काम आता हो। बोलो बेटा, हो सकता है आता हो बाकी। ओम्स लॉ क्या था पता? फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ का? उसमें 3 चीजें थी। क्या तीनों में से कोई एक भी वेक्टर थी? नहीं। V इज इक्वल टू आई आर में V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? स्केलर। I जो कि वेक्टर नहीं है, R क्या है? स्केलर है, रेजिस्टेंस। तो अभी तक जो हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, वो किस फॉर्म में है? स्केलर। अब हम कोशिश करने वाले हैं कि हम ओम्स लॉ को किस में कन्वर्ट करें? वेक्टर फॉर्म में। चलो आओ ट्राई करते हैं। अब V इज इक्वल टू आई आर है, इनको बस ऐसे खोलते चले जाना है। ठीक है, क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V बाय L होता था? तो V की जगह मैं लिख रहा हूं E इंटू L, सही है, और R की जगह लिख रहा हूं रो L बाय A, सही है। L से L। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? यस। यहां पे आ गया I बाय A, इसे पहचानते हो? कौन है ये?
अरे कौन है ये? करंट डेंसिटी है, आज ही तो पढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया जे वेक्टर इंटू में रो। रो को इधर ले जाते हैं, रो को इधर ले जाते हैं, तो ई वेक्टर 1/रो इज इक्वल टू कौन? जे। यहां से जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/रो। 1/रो याद है? 1/ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी यार। अब केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कापा से, के से। फिजिक्स में करते हैं सिग्मा से। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और यहां पे हमारे पास कौन आ गया? साथ में ई वेक्टर आ गया। कौन आ गया? मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1/ कौन? रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब आप मुझे बताइए, क्या जैसे V इज इक्वल टू क्या था? आ रहा है यहाँ पे J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर आ गया। तो ये क्या हो गया? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले हमारे पास एक भी वेक्टर नहीं था, अब हमारे पास 2 वेक्टर हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बस और कुछ नहीं, खत्म। अरे डन है क्या? ठीक है ठीक है ठीक। क्या सुपर कंडक्टर कोई भी कंडक्टर को बना सकते हैं? थ्योरेटिकली यस। हर एक कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिसके नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप उसे उतने टेम्परेचर तक लेके जा सकते हो या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई होप आपको पता है, कॉपर के लिए सुपर कंडक्टर बनना आसान होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक वैल्यू लिखूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कॉपर, तो कॉपर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है कैन नॉट बी लिक्विड। ये तो अच्छा, ये तो दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर है, -137.5 है। लेकिन यहां पे भी ये केल्विन में, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी जाके ये क्या होगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। और दूसरी बात, -137.5 पे भी जाना कोई मजाक बात नहीं हो रही है। सॉरी, डिग्री सेल्सियस, सॉरी क्या? डिग्री सेल्सियस, कोई मजाक बात नहीं है। -137.5 का मतलब है मुझे कॉपर को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के ही रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर तो इतना नहीं है, वो तो उसको आसानी से इतने में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बस आप याद करो 11th क्लास, कॉपर की कंडक्टिविटी भी तो सुपर हाई है, तो बाहर निकालते ही उसका टेम्परेचर बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। और ये तो मैंने कॉपर के लिए बात किया। ऐसा होगा अगर मैं मान लो जाऊं आयरन के लिए करूं, तो क्या ये और लोअर टेम्परेचर होगा? यस। और हम सब ने पढ़ा हुआ है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बिलो हम जा भी नहीं सकते। तो चीजें ये, और ये भी जो नंबर है ये थियोरेटिकल नंबर है, प्रैक्टिकली और लो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? करंट डेंसिटी। और ये हमने क्या पढ़ा? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को किस फॉर्म में पढ़ा? वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। आओ मोबिलिटी, हाँ सॉरी, केल्विन से मैंने डिग्री सेल्सियस कर दिया। मोबिलिटी, एक और छोटा सा टॉपिक आता है हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। मोबिलिटी से क्या समझ रहे हो? मोबिलिटी, मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, है ना, मोशन में आ सके, मूव कर सके। ऑटोमोबाइल का मतलब जो अपने आप जा सके। बोलो। तो मोबिलिटी मतलब उसके इधर से उधर जाने की क्षमता, इसे क्या कहेंगे? मोबिलिटी। इसे क्या कहेंगे? मोबिलिटी कहेंगे। बट मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? कैसे पता लगाएंगे एक चार्ज की मोबिलिटी? इसको म्यू से शो करेंगे। एक चार्ज भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बड़ा गहरा सवाल है, और एक भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? भव आप बताएंगे किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? भव आपने ग्रुप में नो किया था, लेकिन मैंने कहा था कि जो नो कर रहा है उसको मुझे पर्सनल रीजन देना है। आपका आया नहीं था बेटा, उसके बाद सो गए हो गया आप नो करके? सीधा आज ही उठे हो सुबह, मुझे लग रहा है। नो करते ही मैच शुरू हो गया था। अच्छा, फिर आपने लेकिन मुझे बताया नहीं कि ऐसा है बेटा, आपके वैसे डेटा बिगड़ गया ना सारा। आपने नहीं बताया मुझे। मैंने ग्रुप पे क्या बोला था? मुझे पर्सनली बताना है। चलो, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है आपके हिसाब से? भव?
20 वाले की ज्यादा है, बोलो। ये ऐसा कहता है कि डेटा इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप कह रहे हो 20 तो ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, बिकॉज मोबिलिटी से तो समझ में आ रहा है जो ज्यादा तेज भाग रहा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। बट एक्चुअली में किस पे भी डिपेंड करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उसको रखा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उसको रखा है। मान लो आपने इसको वेलोसिटी कितनी दी है 10, और ऐसा करने के लिए आपने इस पे 100 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। कितने की लगाई, तब जाके कितने भागा ये। लेकिन इसको 20 पे भगाने के लिए आपको 1000 न्यूटन पर कूलम लगाना पड़ा। अब बताओ मोबिलिटी ज्यादा किसकी है, ऊपर वाले की। आपने इसको 10 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, लेकिन फिर भी सिर्फ डबल हुई है वेलोसिटी। समझे, अरे बोलो। तो मोबिलिटी सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, मोबिलिटी वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा से ज्यादा जिसकी वेलोसिटी है उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है वेलोसिटी, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड in which it is moving, क्या बोला मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट इज मूविंग। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। अगर वो कम से कम है और वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा है तो हम कहेंगे मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है भाई। जैसे मोबिलिटी का जो सिंबल है वो म्यू है, और मैंने इसका फॉर्मूला आपको क्या बोल दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला यहां से आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सा, SI यूनिट बता दीजिए। वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। तो क्या आ गई, कूलम पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई, कूलम पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये इसकी SI यूनिट आ जाती है। ठीक, क्या करना है मोबिलिटी का, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो कंडक्टर के अंदर से आसानी से फ्लो हो रहा है, और आसानी से फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वो ज्यादा बिजली दौड़ाएगा। क्या दौड़ाएगा, ज्यादा बिजली दौड़ाएगा। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, कंडक्टर के अंदर तो एक ही चार्ज दौड़ रहा है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो मोबिलिटी ज्यादा काम का आएगा आपके लिए सेमीकंडक्टर में। क्यों, बिकॉज सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज कंडक्टर के अंदर से दौड़ेंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन और एक होंगे होल्स। अगर आपको याद हो मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में दिया था आपको। सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज दौड़ते हैं, एक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक कौन होता है। लेकिन कंडक्टर में तो एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर है, कौन, तो उनकी मोबिलिटी तो फिक्स रहती है। खैर चलो, तो पर इसका करना क्या है, इसके ऊपर एक और डेरिवेशन करनी है। अगेन छोटी सी डेरिवेशन है, और वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। चलो, करंट और मोबिलिटी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकालने जा रहे हैं। कितने बच्चों का मानना है ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। आप यहां पे यस लिख सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने बच्चों का मानना है कि मोबिलिटी और करंट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, कितनों का मानना है इनवर्सली आएगा। ठीक है, कितनों का मानना है कि कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिपेंड ही नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आएगा, लगभग सबका आंसर यही है, डायरेक्टली आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया अगर क्या बढ़ेगी मोबिलिटी, तो चार्ज, इसका मतलब है कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ज्यादा से ज्यादा तेजी से भाग रहा है। कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ज्यादा से ज्यादा तेजी से भाग रहा है, मतलब करंट ज्यादा है। करंट क्या है, अब बाकी डिराइव भी कर लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है। क्या आपको याद है I इज इक्वल टू माइनस ENAVD नाम का एक फॉर्मूला डिराइव किया था इस चैप्टर में, लो हो गई डेरिवेशन। अब माइनस ENA क्या, मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में मोबिलिटी। तो यहां से I इज इक्वल टू माइनस ENAE म्यू आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि E क्या है, तो आंसर है कांस्टेंट है।
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, कांस्टेंट। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने पोटेंशियल फिक्स किया हुआ है तो ई भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो क्या मोबिलिटी और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए? ये एक फॉर्मूला है, भूले भटके कोई क्वेश्चन आ जाए, आज तक आया नहीं है बट फॉर्मूला है, याद कर लेना। और यहां पे हमने प्रूफ कर दिया है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। ठीक है, बोलो। अब हम मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में भी रिलेशन निकाल लेते हैं, लगे हाथ। बताओ कैसा आएगा, डायरेक्टली आएगा, इनवर्सली आएगा? मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में अगेन डायरेक्टली आएगा। मोबिलिटी कह रही है आसानी से करंट को फ्लो, और कंडक्टिविटी भी तो यही कहती है, बोलो। तो आओ इनके बीच में भी रिलेशन निकाल लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आई की जगह आई रहने देते हैं, माइनस ई एन ए म्यू। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V बाय L लिख सकता हूं? अरे बोलो। अच्छा, और आई की जगह क्या लिख सकता हूं? आई की जगह V बाय R लिख सकता हूं। V से V क्या हो गया, 1 बाय R। R का फॉर्मूला रो L बाय A होता है, सही जा रहे हैं? माइनस ई एन ए म्यू 1 बाय L है। L से L क्या हो गया, A से A क्या हो गया? तो 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस ई एन म्यू। बोलो। 1 अपॉन रो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या आ गया, माइनस ई एन म्यू। ई और एन कांस्टेंट है, तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी आ गया। कुछ नहीं है, फॉर्मूले खोली जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, खोली जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और क्या ही हो रहा है, नाम की डेरिवेशन। चलो ऐसा करो, एक बार मेरे कहने पे आप करंट डेंसिटी दोबारा पढ़ो। पढ़ा? ये डेरिवेशन देख लो। पढ़ा? बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां लेक्चर देख लो ना, गड़बड़ आ रही है इसमें कुछ, अगर है तो मुझे मैसेज करो, रिकॉर्डेड भेजता हूँ, डाल दो दोबारा। डन है क्या? अरे देख लिया? अब एक बार मोबिलिटी भी देख लो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी हुआ है ना, छोड़ो टॉपिक है। माइनस साइन तो अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है बेटा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट हो गया ना मास के, मोबिलिटी क्यों हुई? नहीं। सर अगर कोई ज़्यादा मास वाला और चार्ज छोटे मास वाला और चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम अलग अलग एक्सेलरेशन दौड़ेंगे, लेकिन मोबिलिटी तो सेम ही है। वेलोसिटी अलग हो जाएगी सबकी, पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी। तो मोबिलिटी का देखो ऐसे समझो कि मास अलग होने से क्या अलग हो रहा है, एक्सेलरेशन अलग होने से क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का सीधा कनेक्शन वेलोसिटी से है, मास से नहीं। ऐसे तो हम हर चीज को घुमा सकते हैं। अब आप मैं आपसे बताओ कि एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मास पर डिपेंडेंट है? नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। अब आपको फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कहीं ना कहीं से तो फिर हम घुमा फिरा के ले ही आएंगे ना। बट डायरेक्टली जिसका मोबिलिटी का कनेक्शन है वो मास से नहीं है। मास चेंज करके आप मोबिलिटी चेंज नहीं कर सकते। हाँ,
अब आप कहोगे सर अगर मैं भारी मास ले आऊंगा तो भारी मास लाने से क्या चेंज होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज होने से क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रही है? मोबिलिटी। ठीक है, डन हो गया। अब ये चैप्टर ऑब्वियसली बात है बेटा क्या हो जाता है? खत्म। क्या ये चैप्टर हमारे पास देखो अगर हम नंबर ऑफ लेक्चर वाइज बात करो चैप्टर छोटा, लेकिन फॉर्मूले वाइज काफी सारे फॉर्मूले आ गए इसमें। बोलो, अगर आप सोचो तो फर्स्ट चैप्टर से कम लेक्चर लगे इसमें, मतलब 6 लेक्चर, छठा ही तो शायद आज, तो ये तो खत्म हो गया। इसमें ना एक टॉपिक आता है माइसनर्स इफेक्ट करके, वो मैग्नेटिक फील्ड वाले में पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा अगले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर के जो सवाल हैं जैसे किरचॉफ लॉ, इन सब के ऊपर मेहनत करना ज़्यादा बनता है। जैसे आज हम किरचॉफ के ऊपर कुछ सवाल लेके आए एनसीईआरटी के, इनको करने में बड़ा मज़ा आएगा। आप ये देखो जैसे इस वाले सवालों करने में काफ़ी मज़ा आएगा। एनसीईआरटी का है, अब एनसीईआरटी का है तो एग्जाम में सीधा तो कभी भी नहीं आ सकता, सीधा आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, सवाल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। लेकिन क्यों ना मैं आपको उससे पहले बताऊं कि कुछ हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 10th में भी आते थे, आपको थोड़ा याद आएगा कि अब भी आ सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आपके पास इतने रजिस्टर्स हैं और आपको इन्हें कैसे कनेक्ट करोगे कि नेट रेजिस्टेंस इतना आ जाए। याद आया कुछ? इसको हम बोलते थे कि भैया हिट एंड ट्रायल, या फिर आप थोड़ा बहुत आप बड़े होते जा रहे हो तो आप अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है, और मुझे आर नेट जो है वो 10 ओम का चाहिए, तो अगर आपने 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर मन में सोच लिया तो आप सही जा रहे हो। नहीं सोच पाए तो मतलब अभी आप थोड़ा कमजोर हो सीरीज पैरेलल में। कलर कोडिंग भी करवा देता हूं, सिलेबस से चला गया वैसे करा देता हूं। हो गया? तो अगर मुझे 10 ओम चाहिए तो 7 ओम वाले को मैं किस में लगाऊंगा? सीरीज। और 6 वाले 2 को मैं किस में लगा दूंगा? पैरेलल में लगा दूंगा। सही रहेगा? हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा? 10 ओम। चलो, अब मेरे पास 6 ओम के 4 रजिस्टर्स हैं, मेरे पास 6 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, मुझे आर नेट भी 6 ओम चाहिए। आपको शायद ये ट्रिक तो पता है, अगर 2 बराबर रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो उसका आधा आ जाता है। हो गया? हो गया? क्या 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसके? शायद किसी ने क्या सोचा हो, किसी ने क्या सोचा। अच्छा, कितने बच्चों ने ऐसा सोचा कि मेरे पास अगर 6 ओम के हैं तो मैं एक 6 का ऐसे, एक 6 का ऐसे, फिर एक 6 का ऐसे, एक 6 का ऐसे। ये कितनों ने सोचा है? अच्छा, 90% ने ये सोचा है क्या? ठीक है, तो 6 और 6 का पैरेलल 3, 6 और 6 का पैरेलल 3, और 3 और 3। हाँ, लेकिन क्या किसी ने ये भी सोचा था कि 6 ओम इधर, 6 ओम इधर, 6 ओम इधर, 6 ओम इधर। ये कौन है? 6, 6 कितना हुआ? 12। 6 और 6 कितना हुआ? 12। 12 और 12 का पैरेलल 6 हो गया। ये कितनों ने सोचा था? कम ने सोचा था। ठीक है, सोचा था। अभी मुझे आवाज आ रही थी कि सबको पैरेलल में लगा दो। ये कौन है? बकवास है, बदतमीजी है बेटा, नहीं आएगा उससे। ठीक है, हो जाएगा ये? अरे हो जाएंगे ऐसे सवाल? पक्का? फिर एक वो सवाल आता था कि ए शेप बनानी है, पर यूनिट इतना है, या खींच दिया 4 गुना 5 गुना खींच दिया। याद आ रहे हैं वो? एक वायर को खींच के डबल लेंथ कर दी, उसकी लेंथ खींच के डबल कर दी तो एरिया आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। याद आ रहा है? तो ऐसे वाले सवाल आपके PYQs में आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं। PYQs में मिलेंगे, एनसीईआरटी में लेकिन ये सवाल नहीं, बट एग्जाम में आ जाते हैं। डन हो गया? चलो ऐसा करते हैं, 5 मिनट देते हैं आपको, 5-10 मिनट देते हैं, चैप्टर गो थ्रू करो, सवालों पे आते हैं। अब वो पढ़ाऊंगा कलर कोडिंग। अरे यार, कलर कोडिंग मजेदार टॉपिक नहीं। आ जाओ। देखो, आप सबने रेजिस्टर्स देखे हैं? रेजिस्टर्स बोलो, कार्बन रेजिस्टर्स देखे हैं आप लोगों ने? कार्बन रेजिस्टर्स कैसे होते हैं भैया? कार्बन रेजिस्टर्स
तो कार्बन रजिस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये है ना, इनमें अलग अलग कलर्स लगे होते हैं, इनमें अलग अलग क्या लग, ये 8 रुपए का बता रहे हैं, बकवास कर रहे हैं 12 रुपए के 24 मिलते हैं चांदनी चौक में, कोई भी वैल्यू, मैं मजाक नहीं कर, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चांदनी चौक, शीशगंज गुरुद्वारा, उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरी की पूरी, वहाँ पे आपको ये पैकेट में मिलते हैं, 100 के पैकेट होते हैं, 50 रुपए का पैकेट मिल रहा है, तो 80 रुपए का पैकेट मिल रहा है, बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। ये तो 1 यूनिट का कॉस्ट बता रहे हैं, तो शायद इतना कॉस्ट है, या बाकी हो सकता है बहुत ही अच्छा। देखो ये भी एक ध्यान रखना, ये सबका प्राइस थोड़ा ज्यादा इसलिए भी क्योंकि इनका चौथा बैंड जो है वो गोल्ड है। क्या है, मैं बताऊंगा गोल्ड का मतलब क्या है। गोल्ड वाले सबसे महंगे होंगे, बट इतने महंगे नहीं, 50 पैसे की बजाय 75 पैसे का होगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बट इन पे ना अलग अलग कलर्स बने हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं गोल्ड के अलावा अगर मैं आपको सिल्वर वाला दिखाऊं, है कोई सिल्वर दिख रहा है? सारे गोल्ड ही इधर, कहाँ है ये? नहीं, लास्ट बैंड सिल्वर, चलो नहीं है, लेकिन लास्ट बैंड अगर सिल्वर होगा या चौथा बैंड होगा ही नहीं ना, तो वो सबसे सस्ते होंगे। खैर छोड़ो, लेकिन ये हमारे पास क्या है बेटा, रजिस्टर्स हैं। क्या है? अब इनमें ना, अब क्योंकि ये तो चावल के दाने जितने होते हैं, चावल के दाने जितने होते हैं ये, तो इन पे हम वैल्यूज कैसे लिखते हैं, आप कैसे याद रखोगे? तो वैल्यू कैसे लिख देंगे? या तो चावल पे लिखने के लिए आर्टिस्ट आते हैं, आपको पता है, पहाड़ों में जाओ चावल पे नाम लिख देते हैं, फिर पानी में डालते हैं और की चेन बना लो, छल्ला बना लो, है ना। तो वो तो अलग कलाकार है बेटा, लेकिन नॉर्मल तो बंदा नहीं देख पाएगा, पढ़ पाएगा। तो हमने क्या बनाया, कलर कोडिंग बना दी। क्या बना दी? कलर कोडिंग से क्या होगा, हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को देख सकते हैं। ये हमारे सिलेबस से चला गया, बट आप समझते हैं कैसे काम करता है। तो हर एक कार्बन रजिस्टर में, हर एक कार्बन रजिस्टर में बैंड्स होते हैं। पहले 3 बैंड्स होते हैं, ये 3 तो सब में होंगे ही होंगे, 3 तो सब में होंगे ही होंगे। अब किसी किसी में चौथा बैंड होता है और किसी किसी में नहीं होता। चौथा बैंड थोड़ा गैप दे के होता है। जो पहला बैंड होता है ये आपको फर्स्ट डिजिट बताता है, दूसरा बैंड आपको सेकंड डिजिट बताता है, और तीसरा बैंड आपको 10 की पावर बताता है। समझा रहा हूं, एक रंग होगा जिससे पहली डिजिट डिसाइड होगी और दूसरे से दूसरी, तो वो बन जाएगा XY। ऐसे मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो ये हो गया 23, ये 5 है और ये 7 है तो 57 है। और थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 की पावर। मान लो 7 है M, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 आ जाएगा। समझा रहा हूं ना अभी एग्जांपल लेके। लेकिन जो चौथा बैंड होता है ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? और कौन सा एरर को? परसेंटेज एरर को। कौन सा एरर को? परसेंटेज एरर को। जो फोर्थ बैंड है ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लस माइनस आपके पास मान लो B% एरर है, तो B% एरर, परसेंटेज एरर है ये, तो परसेंटेज एरर सीधा प्लस माइनस नहीं होता है। आपको याद होगा एब्सोल्यूट एरर ही प्लस माइनस कर सकते हो आप। 3 प्रकार के एरर होते हैं ना, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, है ना बेटा? हाँ, ऑल्दो 11th में एरर भी डिलीट हो गया था, इसीलिए शायद ये भी डिलीट किया गया, बट चलो अब यहां पे ना कलर कोडिंग होती है। B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। अरे यार ये निमोनिक्स से याद करना है कि क्या, B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ऐसे करके रंग ऊपर से नीचे आते आते लाइट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लाइट हो रहे हैं। यानी कि अच्छा, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, सॉरी ब्लैक। ब्लैक के बाद कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू। फिर कौन सा आ रहा है? रेड। फिर आ रहा है ऑरेंज। फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कलर लाइट हो रहे हैं? क्योंकि B 3 है ना, तो ये वाला B ब्राउन है। क्या है बेटा? ब्राउन है। ये कौन है? ग्रीन है, ग्रीन है। ये कौन है हमारे पास? वायलेट है, वायलेट, IOI। अरे ये वाला IO पूछ रहा हूं यार, ये सही है? ET तो पता ही है, ठीक है। ये कौन सा? अच्छा अब देखो,
यहां पे धीरे धीरे कलर क्या हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रे, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो इसको याद कर सकते हैं हम कैसे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी, आप गुड वाइफ भी कह सकते हो, गंदी वाइफ भी कह सकते हो, जैसा आपका एक्सपीरियंस। अच्छा अभी तो आपका सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो गुड ही बोलूंगा बेटा, इधर आओ। अब यहाँ पे इसका मतलब है 0 से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, 0 से। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ये नंबर्स हैं, बट ऑब्वियस कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 9 बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये 9 तक है। इसके बाद जो चौथा बैंड है, चौथा बैंड है, ये सिर्फ ये सबके बैंड्स के लिए, लेकिन चौथे बैंड के लिए अलग कोडिंग है, फोर्थ बैंड के लिए अलग कोडिंग है। अगर गोल्डन बैंड है, गोल्डन बैंड है तो 5% का एरर है, कितने का है, 5%। अगर सिल्वर बैंड है कितना है, 10% का एरर है। और कोई फोर्थ बैंड नहीं है, नो फोर्थ बैंड, कोई फोर्थ बैंड ही नहीं है, तो 20% का एरर है। कितने परसेंट का एरर है, 20% का एरर। समझ गए क्या आप? इस तरीके से काम चलेगा। ओके, सिलेबस से डिलीट हो गया, अब बाकी समझ लेते हैं। मान लो पहला बैंड रेड कलर का है, मान लो पहला बैंड कौन से कलर का है, रेड कलर का है, और दूसरा बैंड मान लेते हैं ऑरेंज कलर का है, कौन से कलर का है, और तीसरा बैंड मान लेते हैं व्हाइट कलर का है, और चौथा बैंड मान लेते हैं गोल्डन कलर का है, कौन से कलर का है। अभी ऑब्वियस बात है, चौथा बैंड अगर कहीं पे येलो भी बना रखा है, जैसे भी आपने देखा होगा कहीं कहीं जगहों पे आपको, जैसे यहां तो ये तो एनिमेटेड फोटोज है ना, ये असली थोड़ी ना है, तो यहाँ तो प्रॉपर गोल्डन दिख रहा है, बट अक्सर क्या होता है, चौथा बैंड देखो ऐसा येलो भी दिख सकता है आपको, बट आपको समझना होगा येलो हो ही नहीं सकता है चौथा बैंड। चौथा बैंड या तो गोल्डन होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो होगा ही नहीं। तो ये कौन सा बैंड है, गोल्डन बैंड है यार, येलो नहीं हो सकता है ना। कौन सा बैंड है, गोल्डन बैंड। जैसे ये वाला कौन सा हो गया, गोल्डन हो गया। समझ गए क्या आप, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसके क्या वैल्यू हो गई पता हो, रेड पे कौन सा कलर आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, ऑरेंज पे कौन सा कलर आ रहा है हमारे पास, तो ये कितना हो गया, 23 हो गया, इनटू में 10 की पावर 9 आ गया, यानी ये बहुत बड़ा रजिस्टर है, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू का रजिस्टर, इन्फानाइट ही हो गया ये तो, इन्फानाइट ही हो गया ये तो। अच्छा, प्लस माइनस इसमें कितना परसेंट एरर है, 5% का एरर है, 5% का एरर है। डन है, सिलेबस में नहीं है सर, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ये गहरी बात है, जो चीज सिलेबस में नहीं होती ना, आप उसको नंबरों के लिए नहीं पढ़ते हो ना, फिर गहरी बात है, फिर आप उसको नंबरों के लिए नहीं पढ़ते हो। और कईयों को तो इतना मजा आ रहा है कि वो देख ही नहीं रहे, उनकी वहां अपनी पानी की पार्टी चल रही है, फुल जल ग्रहण हो गया है ना बाबू। आप सुन रहे थे सब, क्या नाम है आपका, विनीत, सब सुन रहे थे ना बाबू, क्या निमोनिक्स बताए थे इसके, बताओ। वाइफ तो याद होगा, हाँ वाइफ तो याद होगा यार, कम से कम गुड भी याद होगा, गुड भी। चलो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड, अच्छा हैड अ वेरी गुड वाइफ है वैसे अरे यार ये तो, चलो इंग्लिश में गहरी बातें हो गई यहाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 5 मिनट लो, रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर। मीटर ब्रिज पढ़ा दो, हमें पढ़ाया है यार, ऐसा मत करवाओ ना यार, आपका प्रैक्टिकल तो है ना ये। बोलो मीटर ब्रिज भी पढ़ाऊं है, अरे मीटर ब्रिज पढ़ाऊं क्या, हाँ सर करवा दो सर, हमसे मत करवाओ सर कुछ, हमें रिवीजन के लिए मत बोलो सर। बाबू मीटर ब्रिज ना सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमारे स्कूल के एक्टिविटी में है, प्रैक्टिकल में है। और मीटर ब्रिज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज किस पे डिपेंडेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे।
चलो मेरी अच्छाई का सही फायदा उठाते हो तुम लोग, आओ करें फिर तो ये आज नहीं खत्म होगा चैप्टर। देखो पहली बात, आपके जीवन में सबसे घटिया डिवाइसेस में से आने वाला एक है कौन? देखो मैं आपको ना इसका एक कारण बताता हूं, बहुत ही नॉर्मल और आसान तरीके से सुनो। अगर आपके पास, अगर मान लेते हैं घर में कोई आपको बोलता है कि बेटा व्हाट इज 339 इंटू में 752, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है करने के लिए, अभी मुझे बोलेगा तो मैं बोलूंगा कि ये रहा कैलकुलेटर। अरे यार एक सेकंड सुनना मेरी बात को लॉजिकली। घर में किसी ने बोला कि बेटा इनको मल्टीप्लाई करियो, और मैंने क्या निकाला? कैलकुलेटर। और अगर वो मुझे कहता है कि यार तू कितना बेवकूफ है, तू 12th क्लास में आ गया लेकिन तुझे कैलकुलेशन करने नहीं आती, तो मैं बोलूंगा कि बेवकूफ तो तू है, क्योंकि ये कोई एग्जाम नहीं चल रहा है और कैलकुलेटर बनाए किसके लिए गया है? तो कितना बेवकूफ आदमी है तू, क्या मुझे इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता? आता है, लेकिन तेरा मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तू होगा वेला, लेकिन मेरा तो टाइम कीमती है, तो मैंने क्या यूज करा? कैलकुलेटर बनाया किस लिए गया है? सही कह रहा हूं? मान लो टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले पार्क में जाओगे, एक डंडा गाड़ोगे, धूप की रोशनी देखोगे, ऐसे पागल हो क्या? कि मैं अपने पूर्वजों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं चाइना को बॉयकॉट कर चुका हूं, मैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर, ये क्या बात हो रही? बकवास बात है, यूजलेस बात है। जैसे एक बार की बात है कि ना क्रिसमस था, क्या था? क्रिसमस था। मुझे पता है क्रिसमस के दिन कुछ और भी हमारे साथ बुरा हुआ था, शायद ब्लैक डे था कुछ, या कुछ था, अच्छा वो वैलेंटाइन डे वाले दिन, ठीक है। क्रिसमस के दिन ना मेरे मामा जी ने स्टोरी डाली, सभी डालते हैं कि मेरी क्रिसमस, उन्होंने भी डाली, ग्रुप में भेजा अपने सोसाइटी के, तो वहां से कुछ लोगों के मैसेज आए कि ये गलत बात है, क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये किसका त्योहार है? अंग्रेजों का त्योहार है, ऐसे ऐसे करके दुनिया जान की बातें कर दी। तो मेरे मामा जी ने बोला कि आज आप ऑफिस गए हैं या आप घर पे हैं? तो उन्होंने बोला मैं घर पे हूं क्योंकि छुट्टी है। तो उन्होंने कहा बेवकूफ आदमी, तू छुट्टी भी क्यों मना रहा है? तू ऑफिस जाके काम कर, लॉजिकल बात है कि नहीं है? आप छुट्टी भी तो एंजॉय कर रहे हो, आप छुट्टी घर पे क्यों बैठे हो? आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपके हिसाब से त्योहार है, छुट्टी है, नहीं तो आप लड़ो ना कहां जाके? ऑफिस में कि नहीं भाई क्या मत दो, मैं तो काम करूंगा। इलॉजिकल बात है बेटा, ऐसे इलॉजिकल बात क्या भी है, ये हमको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है थ्योरी से हटा दिया क्या, मैं तो कह रहा हूं किससे भी हटाना चाहिए, आप समझ जाओगे क्यों। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? इसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये जो था, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस पर तो नंबर ही लिखा होता है। लेकिन मान लो कोई रजिस्टर है या कोई बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है, या किसी के रेजिस्टेंस के ऊपर से कलर कोडिंग मिट गया है, या कोई डिवाइस है जिसका क्या निकालना है आपको? नेट रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज का क्या करेंगे इस्तेमाल? आपको पता है मीटर ब्रिज कितना बड़ा होता है? आंसर है जमीन से खड़ा करोगे तो यहां तक आता है। ऑब्वियसली बात है, मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज इसलिए बिकॉज ये 1 मीटर लंबा होता है, ये 1 मीटर लंबा होता है। और अगर ये 1 मीटर लंबा होता है, प्लस इसका पूरा सेटअप एक बेंच पे आएगा, आपको एक छोटे से रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एक मीटर ब्रिज को साथ लेके घूमना है। इमेजिन करो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन एक रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक मीटर ब्रिज लेके, और सिर्फ मीटर ब्रिज से तो काम होगा नहीं, बहुत सारी चीजें और कैलकुलेट करनी। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लेके आया, करंट नापने के लिए एमीटर लेके आया, रेजिस्टेंस नापने के लिए मीटर ब्रिज लाया, इतने से बल्ब को नापने के लिए आधा कमरा चाहिए उसको। बेड पे पापा लेटे हुए थे, हटाया उसने सारा सामान बिछाया पहले। ये कौन सा इलेक्ट्रिशियन? आप सबको पता है इलेक्ट्रिशियन लोग या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इंसान यूज करता है मल्टीमीटर। क्या यूज करता है? येलो से रंग का आता है, लाल से रंग का आता है, जेब में आ जाता है। जेब में एक अच्छा मल्टीमीटर 500 रुपए तक में आ जाता है। बहुत अच्छा लोग, ऑब्वियसली बात है हजारों में भी है, बट अच्छा मल्टीमीटर 500 रुपए में आता है, जेब में आता है। आप उससे कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, उससे वोल्टेज निकाल सकते हो, उससे करंट निकाल सकते हो, उससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, उससे इंडक्टेंस निकाल सकते हो। एसी पे भी काम करता है, डीसी पे भी काम करता है, अलग अलग रेंज होती है। अर्थ पे भी काम करता है, अर्थ मतलब अर्थिंग पे भी काम करता है, सब चीजें कैलकुलेट करता है। 500 रुपए का आता है जेब में।
तो आपको क्या मल्टीमीटर नहीं ऑपरेट करना सिखाना चाहिए था? कितनी काम की चीज है, क्या बकवास सिखा रहे हैं जो आपके लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। तो ये कुछ बदलाव होने चाहिए, बट कल कोई बात नहीं। आओ वापस से शुरू करते हैं बेटा। क्या? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर किस पे काम कर रहा है? मीटर ब्रिज पे। कैसे? आओ देखें पहले मल्टीमीटर कैसा दिखता है। मल्टीमीटर, ओ सॉरी मल्टीमीटर कह रहा हूं, मीटर ब्रिज। ये मैंने आपको ये तो रफली बता ही दिया कि ये कितना बड़ा होता है, 1 मीटर बड़ा होता है। अगर आप में से कोई बायो पढ़ता है तो उस वाले स्टूडियो में ना इसके पीछे पड़ा भी हुआ है, सीपीयू के पीछे पड़ा हुआ है, जाले लग चुके हैं उस पर, काम ही नहीं आता आपको। आपने स्कूल में भी देख लिया होगा, ठीक है, नहीं देखा तो देख लोगे, सबको देखना ही। तो ये जो हरी वाली तार मैंने बनाई है, ये तार कितनी बड़ी है? 1 मीटर बड़ी है। कितने मीटर बड़ी है? ये जो मैं व्हाइट बना रहा हूं ये कॉपर की थिक प्लेट्स हैं। कॉपर की क्या है भाई? थिक प्लेट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप लगाते हो रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाते हो? रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? जो क्या कैलकुलेट करके देता है, इससे हम जो चाहे रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी कीज लगी होती हैं। आप 10 ओम हटा दोगे तो सर्किट में कितना ओम आ जाएगा? 10 ओम। इसमें की हटाने से रेजिस्टेंस आता है, की हटाने से रेजिस्टेंस आता है। आसान भाषा में कहें, ये नॉन रेजिस्टेंस है। क्या है? नॉन रेजिस्टेंस है, जो हमें पता है। और ये वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। लेट से आर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो काम है मीटर ब्रिज का। क्या काम है? टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। क्या करना है आपको लैब में? आपको मीटर ब्रिज ऐसा मिलेगा। आपको इधर क्या कनेक्ट करना होगा? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। इधर कनेक्ट करनी होगी रेजिस्टेंस वायर, जिसका आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? रेजिस्टेंस। या फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेंगे, या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने को बोलेंगे। समझ गए? ऑब्वियस बात है, अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो जो भी आपने उसके लंबाई ली है डिवाइड बाय लेंथ करके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालने को ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबका आंसर सेम आ जाता है। आपने इतनी वायर ली है, मैंने इतनी ली है, हम दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग। लेकिन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम आएगा तो टीचर के लिए आसानी हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहां से एक क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। क्या होता है? और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कनेक्टेड होता है जॉकी से। किससे होता है? जॉकी से। जॉकी इज नथिंग बट अ पेन, जिसका ऊपर इंसुलेशन होता है और इधर से तार कनेक्टेड होती है और आगे एक कंडक्ट, यानी कि पेन के अंदर तो मेटल है लेकिन ऊपर क्या है? प्लास्टिक है। ये जॉकी आप हाथ में पकड़ सकते हैं और इसको वायर पे कहीं पे टच कर सकते हैं। इससे क्या होगा बताता हूं अभी। लेकिन अभी तक इस पूरे मीटर ब्रिज को क्या तो मिला ही नहीं है? सोर्स तो मिला ही नहीं है ना, करंट तो मिला ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो मिला ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी और यहां पे एक स्विच लगा देते हैं और यहां से फिर हम इसको ऑन कर देते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो हमने बनाया है ये कैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर है। ये कैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर है। अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा होता है। बोलो, ठीक है, अब समझो। तो ये तो हमारे पास आ गई बैटरी जो कि यहां पे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां से गए तो 2 हिस्से टूट गए, एक ये और एक ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अरे बोलो, जो कि ये रहा रेजिस्टेंस बॉक्स। समझ गए? ये रहा, ठीक है। और इसके इधर जब मैं वायर को टच करूंगा यहां, तो ये वायर अलग हो जाएगी, ये वायर अलग हो जाएगी। तो इस वायर में क्या एक रेजिस्टेंस होगा? वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा। बोलो। इसके बाद बीच वाले पॉइंट से क्या निकला? गैल्वेनोमीटर। ये रहा गैल्वेनोमीटर। यहां जाके कहीं टच हुआ, आधी वायर इधर होगी, आधी वायर इधर, आधी वायर इधर, आधी वायर। तो इधर की जो वायर है वो इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो अननोन रेजिस्टेंस आपने लगाया है वो ये रहा। तो क्या ये और ये एक ही बात है? यस। ये और ये एक ही बात है? यस। हमने थिक प्लेट क्यों लगाई है? थिक प्लेट क्यों लगाई है यहाँ पे? क्योंकि थिक प्लेट का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। थिक प्लेट का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। थिक प्लेट का रेजिस्टेंस
तो ये थोड़ा और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, इसलिए यहाँ पे थिक कॉपर प्लेट्स हैं, इनका रेजिस्टेंस नलीफाई हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नहीं मैंने आपको बताया अभी, ये पता है कि ये सिमिलर है किससे, मीटर ब्रिज से, किससे, ओ सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज से सिमिलर है, ठीक है। अभी बताता हूं कि कैलकुलेट कैसे करता है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हमने 7th 8th में रेजिस्टेंस को निकालना नहीं सीखा था? 10th में वो सीखा ही था, क्या सीखा था? अगर आपको इसका क्या निकालना है रेजिस्टेंस, तो इसके पैरेलल में क्या लगा दो, वोल्ट मीटर, इसके सीरीज में क्या लगा दो, एमीटर, यहां पे बैटरी लगा दो, यहां पे स्विच लगा दो, ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे इसकी एक रीडिंग आएगी, इसकी भी एक रीडिंग आएगी। आर का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। वैसे तो ये दोनों ही वाहियात तरीके हैं, ये दोनों ही घटिया हैं, बकवास हैं, निहायती टाइम वेस्ट है, लेकिन इनमें से बेहतर कौन है, इनमें से बेहतर कौन है? ऑब्वियस सी बात है वो वाला, क्योंकि उसमें हमने थिक कॉपर क्या ली है, प्लेट्स, और उनके रेजिस्टेंस को क्या किया है, नलीफाई। और जो हमने वायर ली भी है, जो हमने वायर ली भी है उसका रेजिस्टेंस इंक्लूड किया है, बोलो। लेकिन यहां पे ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, फिर कौन है, एमीटर भी है, उसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, फिर कौन भी है, उसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, फिर उसे पैरेलल में कनेक्ट भी किया है, बहुत सारा करंट उसके अंदर से भी गया होगा। इन सब कारणवश इन दोनों में से ज्यादा एरर आपको किस में मिलेंगे, इस वाले में मिलेंगे। इसीलिए इन दोनों में दोनों ही बेकार है, कोई यूज नहीं होता है, पर अगर ज्यादा एक्यूरेसी पे काम करना है तो ये, तभी तो इसके बाद ये आया जीवन में हमारे कि भैया आओ इससे और एक्यूरेसी पे काम करते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें किस पे जाना होगा, बैलेंसिंग कंडीशन पे। अरे जॉकी क्या कर रही है, सीधा कनेक्ट क्यों नहीं किया हुआ? जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, यहां पे जैसे स्विच क्या रहेगा बेटा, ऑन होगा, और ये जॉकी को मैं कहीं पे भी टच करूंगा, क्या गैल्वेनोमीटर में सर्किट कंप्लीट होगा और करंट डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब मुझे क्या करना है, जॉकी को उठा उठा के अलग अलग जगह पे रख के देखना है, किसी एक पॉइंट पे ऐसा जरूर होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा, ऐसा जरूर होगा कि गैल्वेनोमीटर पे करंट 0 हो जाएगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हुआ, आई होप आप समझ गए हम कौन सी कंडीशन में आ गए, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन पे आ गए। किस में आ गए, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन पे आ गए। किस पे आ गए, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पे 0 हुआ, तो अगर ये लंबाई L है तो ये लंबाई कितनी होगी, 100 - L होगी, क्योंकि ये पूरी 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की वायर है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, मीटर ब्रिज। क्या पड़ा है, एक बड़ी फनी बात बताता हूं आपको, इस ब्रिज का नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। क्या भी है, ये फनी क्यों है, स्लाइड करना ही मना है। इसका नाम पता है स्लाइड वायर ब्रिज क्यों पड़ा, क्योंकि जॉकी को हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी प्रिकॉशन पे जाना, सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या है, स्लाइड नहीं करना, क्योंकि स्लाइड करने से वायर घिसेगी, वायर घिसेगी तो इसका एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो एरर्स आएंगे। कैसे एरर आएंगे बताता हूं, चलो चलो। रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को मैं P मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, अगर ये गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया तो P और यहां का रेजिस्टेंस R और यहां का रेजिस्टेंस का रेशो बराबर हो जाएगा। yes, तो P अपॉन में इस वायर का रेजिस्टेंस जो कि होगा रो L/A, बोलो मरो। yes, और यहां का रेजिस्टेंस R अपॉन में यहां का रो 100 - L/A। अब समझो मैंने क्या बोला था, अगर मान लो मैंने यहां पे जॉकी को घिस घिस के इसका एरिया ही चेंज कर दिया, तो क्या मैं एरिया से एरिया कैंसिल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, हम फाइनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखो इससे ये कैंसिल हुआ, रो से रो कैंसिल हुआ, तो P/L इज इक्वल टू R अपॉन में 100 - L। इसमें आपके पास सब कुछ है सिवाय किसके, R के। यहां से आप R की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। पर कब करोगे, जब आप A से A क्या करोगे, कैंसिल। पर आपने तो घिस घिस के एक तरफ का एरिया कम कर दिया, एक तरफ का ज्यादा, तो एरर नहीं आएंगे क्या, अरे बोलो। इसलिए स्लाइड वायर ब्रिज की सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या है, कि स्लाइड नहीं करना है, ठीक है, बोलो। उठा उठा के रखना है,
और बहुत लंबे समय तक करंट नहीं पास कराना है। क्यों? बहुत लंबे समय तक करंट पास कराओगे तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट होगा तो लंबाई वगैरह चेंज हो सकती है, वो भी नहीं होने देनी है। ठीक है? अरे निकल गया रेजिस्टेंस अननोन। बस ये है हमारा कौन? मीटर ब्रिज। ये हमारा कौन? हाँ, ये टॉपिक बड़ा प्यारा था वैसे जब पढ़ने के लिए। इसमें वन साइडेड डिफ्लेक्शन के ऊपर पढ़ाई होती थी। जब आप स्कूल में ऐसे करोगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी। मैं उसको डिटेल में तुम्हें समझाना चाहूंगा, उस प्रॉब्लम से आप खुद डील करना, कुछ तो करना आना चाहिए आपको। देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, सुनो। एक अच्छा मीटर ब्रिज क्या है? जिसमें मैं इधर टच करूं तो गैल्वेनोमीटर इधर जाए, बोलो मरो, और इधर टच करूं तो गैल्वेनोमीटर इधर जाए। इसका मतलब है बीच में कहीं टच करने पे जीरो पे आएगा, है ना? लेकिन अगर मैंने जॉकी को इधर टच किया तब भी डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, और इधर टच करने पे भी इधर आ रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? फिर आपको कभी जीरो मिलेगा ही नहीं। वो क्यों आता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं, ये एक जर्नी है। आप एक्टिविटी करोगे समझ जाओगे। कभी कभार कनेक्शन लूज होते हैं, कभी कभार इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बहुत डिफरेंट होता है। इसका रेजिस्टेंस 100 आने वाला है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लगाया हुआ है वो 10,000 ओम वाला है, तो गलत लिया हुआ है। रेंज डिफरेंट लेनी होगी। अगर ये 100 वाला है तो इसको भी 500 की रेंज वाला लेना होगा, तब जाके आपको बीच में कहीं पे मिलेगा। वो आपकी जर्नी आप धीरे धीरे समझोगे। देन इसमें से आपको कुछ भी अगर नोट करना कर लो, क्योंकि मैं ये हटा रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को वापस यहाँ लेके जाऊंगा और हम सवालों पे आएंगे। करो, अगर कुछ नोट करना है तो। जैसे आपने बताया कि कॉपर रेजिस्टेंस कम होगा तो थिकनेस पे डिपेंडेंट है। अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस का थिकनेस से लेना देना है, बट हम सुपर कंडक्टिविटी में ये मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन साइज। तो मतलब अगर हम फिजिकल टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो उसमें उसका लेंथ है या वायर, यानी ठंडा करने पे ऑब्वियसली बात है लेंथ कम हो रही होगी, एरिया कम हो रहा होगा, बट अभी हम उसके भी इम्पैक्ट को हमें ऐड करना चाहिए। बट हम एक बारी में किसी एक चीज़ को चेंज करते हैं ना, तो अभी हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे। बाकी वाले फैक्टर से भी करेंगे। हाँ, बाकी तो करेगा। हो गया? हाँ है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ मतलब नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, है ना? वो हो गया। चलिए भाई, ठीक है, सवालों पे आते हैं। सब खड़े हो जाओ एक बारी। इस चैप्टर की एडिशनल एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, बट आपको पता है लास्ट ईयर से ही सारे चैप्टर्स की क्या हटा दी गई है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी इसकी एडिशनल, इसकी खासकर कुछ चैप्टर्स की एडिशनल एक्सरसाइज बहुत अच्छी बनाई थी एनसीईआरटी ने, इसकी भी बहुत प्यारी थी, बट हटा दी, अब तो फिर छोड़ ही देते हैं।
चलिए रिवाइज कर लीजिए ना, फिर बढ़ते हैं आगे। खड़े होके एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में तो नहीं, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा कोई, ना ही PYQs में कोई है। कल को क्या पता आ जाए, तो याद तो करना ही चाहिए। संडे को क्लास होगी नहीं होगी, सैटरडे को पता चलेगा। सैटरडे को सुबह होगी, मेरी मम्मी का जन्मदिन है। नहीं वो तो है, तो ये क्या बात हो रही है? ऐसा हो गया, मेरे को बताते ही नहीं है कुछ। तो आपकी क्लास सुबह हो रही है? कितने बजे? 11 बजे। अच्छा, तो फिर बढ़िया 2 घंटे के लिए लेंगे ना। अरे नहीं खत्म होगा यार 1 घंटे में यार। तुम तो एक बात बताओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो आपकी चॉइस है, सैटरडे को 1 घंटे की क्लास ले लो, कोई नहीं, बस संडे आना पड़ेगा। सैटरडे को 2 घंटे ले लोगे, संडे नहीं आना पड़ेगा। और चॉइस आपकी भी नहीं है, मेरी है। 2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप, हाँ लेंगे बेटा। आप मेरी एक बात को समझो, ये जो सवाल आज हम करने जा रहे हैं, ये आज पूरे तो नहीं होने वाले। प्लस हमें एक्स्ट्रा सवाल बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन आप एग्जाम में जब देखेंगे तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे। मतलब कंसेप्ट यही होगा, कैलकुलेशन कैसी होगी ये हमें देखना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए बेटा हमें 2 घंटे की क्लास की जरूरत होगी सैटरडे को, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, या कल डिसाइड कर लेंगे। बट ये मैथ्स के लिए संडे आना है आपको। हाँ तो देखो मैथ्स के लिए संडे आना है ना, तो आप मैथ्स के लिए ना क्लास सैटरडे को 2 घंटे के लिए लेते हैं क्लास, वो हम डिसाइड कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो आओ बैठ जाओ भाई, शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस कौन सी वायर? निक्रोम वायर फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज कितना? 75.3 ओम। यानी कि जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था वो कितना था? 75.3 ओम। जब टेम्परेचर कितना था? 27, यानी कि 300 केल्विन था। सही कह रहा हूं? अच्छा, कह रहे हैं जब टोस्टर को कनेक्ट किया गया कितने से? 230 वोल्ट से, तो उसमें कितना करंट पास हुआ? 2.68 जो फाइनल करंट है। आपको पहले तो बताना है कितना करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, सॉरी आपको क्या बताना है? टेम्परेचर बताना है, यानी कि क्या बताना है? T2 बताना है। क्या बताना है?
आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू में 10 के पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आई होप आपको याद है, ये डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं आता है, चेंज इन टेम्परेचर आता है। पहली बात। दूसरी बात, प्लानिंग क्या कह रही है? प्लानिंग कह रही है कि मैं फॉर्मूला लगाऊं R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। मेरे पास यहां पे R0 है, मेरे पास यहां पे अल्फा है, मेरे पास यहां पे T1 है। मुझे क्या निकालना है? T2 निकालना है, बट T2 निकालने के लिए मुझे R चाहिए, फाइनल R चाहिए। फाइनल R कैसे निकालते हैं? क्या फाइनल R V बाय I से निकाल सकता हूं? V कितना है बोलो? 230 है, और I कितना है? 2.68 है। इस हिसाब से अगर मैं यहां से फाइनल R निकाल लेता हूं तो 230 अपॉन में 2.68 जो आएगा 230 डिवाइड बाय 2.68, ये हमारे पास आ गया 85.82 ओम। ठीक है, अब R हमारे पास आ चुका है 85.82, R0 हमारे पास कितना है 75.3, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास 1.7 इंटू में 10 के पावर -4। T2 मुझे निकालना है, और T1 मेरे पास कितना है 300 केल्विन। T2 मुझे निकालना है, T1 मेरे पास कितना है 300 केल्विन। क्या मेरे पास सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे सिवाय T2 के? तो T2 मेरे पास इतना केल्विन आ जाएगा। डन। वैल्यू पुटिंग सवाल कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है जो फाइनल R है वो सीधा नहीं दे रखा है, उसको आपको V और I की मदद से निकालना पड़ा। देखो ऐसा ही एक और सवाल दिखाता हूँ आपको। NCERT के एक्सरसाइज पर अगर हम लोग चलें तो ये एक सवाल है, देखो ऐसा, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये सारे सवाल काइंड ऑफ सिमिलर हैं। आओ ना इकट्ठा इनको कर लेते हैं, आओ एक टॉपिक तो पक्का करें आज। चलो देखो, ये भी एक NCERT का सवाल है। एट रूम टेम्परेचर कितना बेटा हमारे पास 27, तो T1 हमारे पास है 27 यानी 300 केल्विन। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, तो रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास 100, तो ये R0 हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, अगर उसका, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए 117 हो जाए तो आपको बताना है उसका टेम्परेचर कितना होगा। आपको अल्फा अगेन दे रखा है 1.7 इंटू में 10 की पावर -4। ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया। तो R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R आपके पास 117 है, R0 आपके पास 100 है, 1 प्लस अल्फा आपके पास 1.7 इंटू में 10 की पावर -4 है। T2 हमें कैलकुलेट करना है, और T1 हमारे पास 300 है। इतना केल्विन आ जाए। ये सीधा सवाल है। अब ये देखो, ये तो खैर सवाल वो टॉपिक के ऊपर है ही नहीं। ये सवाल देखो, एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना था बताओ 2.1 ओम था, जब टेम्परेचर कितना था 27.5 का मतलब 300.5 केल्विन हो गया। सही है क्या? एंड रेजिस्टेंस ऑफ कितना 2.7 ओम रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर कितना है 100 बोले तो 373 केल्विन। इस बार आपको अल्फा निकालना है, इस बार आपको अल्फा निकालना है। हो जाएगा? क्या अल्फा का फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू R0 T2 माइनस T1। तो R कितना हमारे पास 2.7, ये कितना 2.1, दोनों 7 के टेबल से हट जाएंगे, नहीं 3 के टेबल से कट जाएंगे। अल्फा हमें निकालना है, इनमें डिफरेंस सीधा ही निकाल लेते हैं। कितना आ गया 73.5 आ गया है, 72.5 आ गया। अब यहां से हमारे पास आ गया है 2.7 अपॉन में 2.1 1 प्लस अल्फा। अच्छा, अब एग्जाम में इतने लेवल के कैलकुलेशन आ सकती है, इतने लेवल की तो आ सकती है, इतने की आ सकती है। इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9/7 आ गया। बोलो
9/7 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 1 में से माइनस करेंगे तो हो गया 2/7 इज इक्वल टू अल्फा, और ये आ गया 72.5। यहाँ से तो अल्फा निकल जाएगा। इतना केल्विन इनवर्स भी कर सकते हैं या डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी कर सकते हैं। चलो ये वाला सवाल बनाओ जल्दी से, फिर मैच करते हैं आंसर। थोड़ा सा घुमा फिरा के, सीधा नहीं है, मेहनत करना। प्लानिंग सुन लो। प्लानिंग क्या है? R इज इक्वल टू क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। तो आपको ये सब चीजें में से कोई एक निकालनी होगी, बाकी दे रखी होंगी या कोई हिंट दे रखा होगा। ट्राई करो। सैटरडे को ईद है। अरे सैटरडे को ईद भी है, बिल्कुल सही बात है, सैटरडे को ईद है। दिवाली पे भी क्लास होती है। यस, 12th की तो होती है बेटा, 10th और 12th की तो होती है। लेकिन हाँ ये बात भी तो है कि दिवाली पे सुबह क्लास होती है, शाम को नहीं होती ना। और ईद तो सुबह सेलिब्रेट होती है। सर से बात करता हूँ मैं इस बारे में, क्योंकि ईद भी तो बेटा बच्चे हैं ना। बच्चा आया वो आज? हाँ, उसने तो बल्कि रिक्वेस्ट भी करी थी। मैंने कहा था शाम को तो आ जाओगे, उसने कहा था हाँ, क्योंकि ईद तो सुबह ही सेलिब्रेट की जाती है ना बेटा। चलो मैं बात करता हूँ यार, आज का दिन दो बात करते हैं। अभी पहले सवाल बनाओ। हाँ, लास्ट ईयर भी दिवाली पे हुई थी क्लास 11th की। ये बच्चे जस्टिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि ईद पे हम छुट्टी नहीं दे रहे, दिवाली पे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा। हाँ बेटा शाबाश। क्या आंसर आया बताओ खड़े होके बाबू? नहीं आया? नहीं वह तो आपके पास, अच्छा हाँ यहाँ पे भी, सॉरी। अल्फा की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम क्यों है? बिकॉज नाइक्रोम के लिए क्वेश्चन है ना सारे, और मटेरियल पे डिपेंड करती है अल्फा। तो निक्रोम नाइक्रोम सबके लिए अल्फा तो फिर सेम ही होगा। कोई और मटेरियल होगा तो वैल्यू बदल जाएगी अल्फा की।
हमें यहाँ पे वोल्टेज दे रखी थी, I1 I2 दे रखा था, तो क्या मैंने उससे इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद T1 दे रखा था, T2 निकालना, अल्फा है। फॉर्मूला आ गया क्या, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सब कुछ है आपके पास सिवाय किसके, T2 के। एक बच्चे ने कहा है कि आंसर आ रहा है 685.82 और उसने कैलकुलेटर से किया, ऐसा वो खुद कह रहा है, बट उसने एक गलती करी है। वो कह रहा है 685.82 डिग्री सेल्सियस लिखा है उसने। सही लिखा है गलत लिखा है? मेरे हिसाब से गलत होगा, बिकॉज अगर आपने यही सारी वैल्यूज डाली हैं तो टेम्परेचर किस में आएगा बेटा, केल्विन में आएगा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। क्या आ रहा है आंसर, निकाला है किसी ने? चलो ठीक है। अरे भाई इसके अलग अलग आंसर दे रहे हैं बच्चे। क्या 71.9 ले लो, हाँ पर हाँ ले लो कोई नहीं, पर ज्यादातर आंसर 113 कुछ केल्विन है ना। हाँ बाकी पीछे चेक कर लो ना, एनसीईआरटी लाया कोई लाया तो अभी चेक कर लेते हैं आंसर। 82.14 केल्विन, क्या बात करो भाई, 300। भाई ये तो कैलकुलेटर से किया मैंने। अच्छा ये कह रहे हो ऐसे, हाँ सॉरी, अभी देख लेते हैं यार। तो क्वेश्चन नंबर है ये 6th, तो 3.6 का आंसर आ रहा है 867, लेकिन 867 डिग्री सेल्सियस है। अब 867 अगर डिग्री सेल्सियस है तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कितना, 273, तो आंसर 1140, जो कि सही आ रहा था ज्यादातर बच्चों का, 1140 केल्विन। कईयों का 1135 आया चलते हुए कि काफी राउंड ऑफ किया होगा, मतलब चलता तो नहीं है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखना, आपने राउंड ऑफ में गलती की होगी, बट हाँ 113 के करीब था, विच मीन्स कि सही जा रहे थे आप। 1143 भी सही रहेगा। हाँ हाँ कर सकते, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कि क्या गलतियां हुई हैं, कैलकुलेशन में हुई होंगी, ऑब्वियस बात है, बाकी सब तो सेम ही। ठीक है, तो हमने ये जो टेम्परेचर अल्फा रिलेशन है, रेजिस्टेंस रिलेशन है, इसके ऊपर 3-4 सवाल बना लिए और यही लेवल है, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। आ जाओ चलते हैं वापस, ठीक है। ये एक और सवाल है, ये होमवर्क दे दूं ना, ये सवाल सेम है, ये होमवर्क दे दूं। चलो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, किरचॉफ के ऊपर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको हर एक ब्रांच में करंट निकालना। जब ऐसे बोलते हैं हर एक ब्रांच में करंट निकालना, तो सुनो क्या करना होता है। यहाँ पे कितनी ब्रांचेज हैं, ए बी ब्रांच है, ए सी ब्रांच है, ए डी ब्रांच है, डी सी है, सी बी है और बी डी ब्रांच है। ये तो एक ही है ना। अब हर एक ब्रांच में करंट का मतलब इनडायरेक्टली आपको I1 I2 I3 तो निकालना ही पड़ेगा, बट हर एक ब्रांच में करंट के साथ साथ, जैसे इस वाली ब्रांच में करंट क्या है, I2 है, इस वाली में क्या है, I1 है। लेकिन इसमें अगर आपको निकालना है करंट इन ब्रांच ए डी, तो आपने I1 निकाला होगा, I2 निकाला होगा, तो फिर I1 माइनस I2 करके लगो, करंट इन ब्रांच ए डी इज I1 माइनस I2 विच इज इक्वल टू दिस। तो वो आपका फाइनल आंसर है। बट हाँ इनिशियली आपको I1 I2 क्या निकालना है, I3। क्या प्लान है, क्या जंक्शन लॉ लगेगा? नहीं, जंक्शन लॉ पहले से ही लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई फायदा नहीं है लगा के। 3 वेरिएबल्स हैं, I1 I2 I3, 3 आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी। एक लूप है ACB, एक लूप है ADC और एक लूप है BDCB। तो इन 3 लूप में आपको क्या लगाना है, किरचॉफ लॉ। इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। इक्वेशन बना लेते हैं 3, सॉल्व वाला पार्ट घर से कर लोगे, सही रहेगा। बनाओ, मैच करते हैं फिर इक्वेशन। अच्छा आपकी मेरी इक्वेशन मैच हो तो इसीलिए हम इसमें जा रहे हैं, इसमें जाएंगे हम क्लॉकवाइज, इसमें जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और इसमें जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हमारे आंसर मैच हो जाए इक्वेशंस के।
जल्दी। बेटा हरमनप्रीत सिंह नाम का एक बच्चा कह रहा है कि रेशो सेम है तो सेंटर वाले को 0 मान लो। बताओ कौन सा रेशो, कौन सा मीटर ब्रिज, कौन सा सवाल, क्या आप मुझे बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बीच में बैटरी नहीं है यहाँ पे? फिर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। क्या रेशो, क्या बैलेंस? हाँ, अगर यहाँ ना होता तो 4/2 फिर हम इसको क्या बना लेते? मेरी यहाँ तो खुद बैटरी है जो खुद करंट फ्लो करवा रही है बेटा, तो सेंटर में करंट 0 कैसे हो गया? फिर
ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये किस्मत अच्छी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सीधा ऐड कर दूं, क्या कर दूं, सीधा ऐड, तो 6i2 से 6i2, इससे कैंसिल, सीधा मुझे i1 की वैल्यू मिल जाएगी। हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार आप 3 इक्वेशन बनाते हो फिर किसी एक की वैल्यू निकाल के बाकी दोनों में पुट करते हो, बट यहाँ पे आपको सीधा किसकी वैल्यू मिल रही है। अगर आपको सीधा i1 की वैल्यू मिल रही है तो आप i1 की वैल्यू यहाँ पुट करके i2 i3, i1 की वैल्यू यहाँ पुट करके i2 i3 के फॉर्म में इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी इक्वेशन ऑब्वियसली बात आपको चाहिए होगी, बट पहली 2 इक्वेशन से आपने क्या निकाल लिया, i1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, तो अगर हम मैच करें, इनको ऐड करते हैं तो ये आता है i1 और 7, कितना आ गया 8i1, और ये आ गया 20, तो i1 की वैल्यू आ गई 20/8 विच इज 2/2.5, तो 2.5 हमारा i1 आ रहा है। ठीक है, बाकी आओ थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। i1 2 4 हाँ, थर्ड लूप के नाम में सी लगा सकते हो। यार ये क्या सवाल पूछ रहे हो गया, बोलो भाई। हाँ जी सर। आप सॉल्व कर लोगे? हैं? बोलो, डन है? देखो आ गया एक बच्चा, आगे कह रहा है देखो सर गलत बात है, आप दिवाली की छुट्टी देते हो लेकिन ईद की नहीं, ये लेट आया होगा, लेट आया होगा। ये वही बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन पे आते हैं ना इंस्टाग्राम के। हाँ, आप 11th में पढ़ते थे मुझसे? तो हमने 11th में क्लास ली थी कि नहीं थी दिवाली वाले दिन? और आप तो 11th में थे। 12th में तो बेटा दिवाली दशहरा सब पे लेंगे। खैर, इनकी भी गलती नहीं है यार, बचपन से ऐसे मतलब कुछ एक दो बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है, उनकी भी मिस्टेक नहीं है। हमें जो सिखाया जाए बचपन से वही वाली नॉलेज हम आगे फेंकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपकी गलती नहीं मानूंगा मैं इसमें।
लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब बाकी मैंने आपको बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सर से बात कर लूं कि हम शाम की क्लास रख दें, बट कोशिश कर सकते हैं। हाँ चलो, क्योंकि ऐसा हुआ फिर क्या होगा कि बंगाली बोलेंगे कि काली माता की पूजा होती है ना, उसकी भी छुट्टी दो। कुछ क्रिश्चियंस भी होंगे, फिर क्या कहेंगे कि क्रिसमस की भी दो। फिर आप में से कोई बिहारी होगा, कहेगा छठ पूजा की भी दो। नहीं, बात गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। और आप में से कोई देशभक्त होगा, कहेगा 26 जनवरी की भी दो। कोई आरसीबी के फैन वाला होता, वो तो 1 महीने की छुट्टी। 15 अगस्त को भी शाम को छुट्टी होती है, सुबह क्यों होती है यार? तुम 12वीं कक्षा में आ गए हो, तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा, देशभक्ति से भी ज्यादा। क्योंकि देशभक्ति तभी तो करोगे, देश का भला तभी तो करोगे जब पढ़े लिखे लिखोगे, कुछ करोगे। ऐसे कमेंट पास करोगे तो देश का भला हो गया बेटा, समझ रहे हो? तो बात यहाँ पे ईद, दिवाली, दशहरा, होली की नहीं है। बच्चे होली के साथ क्या प्रॉब्लम है? होली के साथ पहली बात, होली में तो पेपर ही हो जाता है आपका। और जब पेपरों में आता भी है, जैसे मुझे याद आ रहा है, आज से 4 साल पहले, कोविड से पहले, सॉरी 5-6 साल पहले, 2 दिन बाद फिजिक्स का एग्जाम था और होली थी, सुबह क्लास चल रही थी। 4-5 घंटे का गैप दे दिया था, बच्चे खेल के आ गए थे, फिर दोबारा शाम को क्लास हुई थी। लाल पीले होके आए थे बच्चे सारे, मुझे याद है। तो ये तो बेटा आप ना इस सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। अगर आपको ऐसा तो नहीं है ना कि अब जैसे मुझे, अगर आपको याद होगा कि मैं अपने सारे जरूरी काम बहुत अच्छे से मैनेज करके करता हूं। जैसे मुझे मंडे को खान सर की शादी में जाना था, तो मैंने उसको कैसे मैनेज किया? मैंने, आपको याद होगा, संडे को टेस्ट लेना था आपका, तो हमने उसको रिवर्स किया ना, हमने उस दिन को वेस्ट तो नहीं किया ना। अब अगर उशांक सर कह रहे हैं कि लेट अस सपोज 7 तारीख को क्या है, तो अगर हम में से किसी को भी दिक्कत होगी, हम नहीं रखेंगे क्लास, हम उसको कहीं ना कहीं मैनेज करके चलेंगे। तो आपको भी ये सीखना होगा। अगर लेट अस से आपके लिए कोई फेस्टिवल है और बहुत ज़रूरी है मनाना, तो आप मना सकते हो, उसमें मनाही थोड़ी है। तो उसका क्या देख लेना, आप रिकॉर्डेड देख लेना। अब तो ऑप्शंस है हमारे पास, पहले बहुत दिक्कत आती थी, अब तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे अब ये वाली फीलिंग मत लेके आओ कि आपको हम ईद की छुट्टी नहीं देंगे और दिवाली की देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए, मेरे लिए तो एटलीस्ट सारे फेस्टिवल बराबर है, मतलब नो वैल्यू। मेरे तो ऐसा है कि भैया आपको जो काम दिया गया आपके घर वालों ने, सबसे अच्छा पहले वो करना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। टाइम बचे तो बाकी भी करना है, टाइम बचे तो शादी पे भी जाना है, टाइम बचे तो दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है, टाइम बचे तो पोंगल, ओनम सब सेलिब्रेट, हाँ सब सेलिब्रेट करना है। टाइम नहीं है तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ बेटा जिन्होंने पढ़ाई को इतनी प्रायोरिटी दी है कि दिवाली दशहरे पे भी, क्या मैंने आपको शायद बताया था कि एक बार मैं श्री चैतन्य वाले बच्चों का ना इंटरव्यू ले रहा था यूट्यूब पे। उनकी रैंक 1 आई थी जेई में लास्ट ईयर। तो कुछ 10 बच्चे बैठे हुए थे यूट्यूब पे, मैं लाइव था, वो 10 बच्चे बैठे, 10 के 10 जो थे वो टॉप 20 रैंक में थे। उसमें से किसी की 1 है, किसी की 4 है, किसी की 7 है, ऐसे था। तो मैं उनसे पूछ रहा था, तो मेरे पास ना 1:30 बजे मैसेज, 2 बजे लाइव थी, मेरे पास 1:30 बजे मैसेज आया कि 2:15 तक खत्म कर देना। मैंने बोला क्यों? कह रहे क्योंकि ये तो अभी मेंस का रिजल्ट आया और बच्चों को एडवांस की भी पढ़ाई करनी है। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। तो ना उनको बोला गया कि हम श्री चैतन्य में ना ढोल बुलवाएंगे और नाच गाना होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, या तो हम लाइव जाएंगे आशु सर के साथ, या तो हम ढोल पर नाचेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ऐसे पागल हो जाओ, बट चीज़ों में थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करो अपनी। आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, 2-4 घंटे दो उसको, बिल्कुल दो, लेकिन बावले मत हो जाओ कि पूरा दिन, कि कल होली है तो रात को गुब्बारे फुला रहे हैं बैठ के, कल 15 अगस्त है तो कन्ने बांध रहे हैं पूरी रात, या एक दिन पहले लूट रहे हैं पतंगे और फिर अगले दिन उड़ाएंगे, या अगर बकरा ईद है तो 4 दिन से बकरे को खाना खिला रहे हैं। मतलब सारे फेस्टिवल्स में बात कर, दिवाली है तो ऐसा नहीं है कि रंगोलियां भी तुम ही बना रहे हो और सब बना रहे हो। थोड़ा लिमिट में रह के अपना हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। और क्योंकि ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन 12th क्लास आपका आगे का लाइफ डिसाइड करेगी, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम की सारी पढ़ाई आएगी। और होशियार बच्चे को तो पता है कि उसको साथ साथ 11th को भी लेकर चलना है। बोलो, कई बच्चे सिर्फ ये सोच के बैठे कि 12th का सिलेबस है, पर होशियार बच्चों को पता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका फरवरी में है, मार्च में, अप्रैल में, मई में। तो आपके तो बोर्ड के पेपर खत्म होते हैं, आपके एग्जाम है, और उसमें क्या भी आएगी।
11th भी आएगी, तो आपको तो 11th भी लेके चलनी है, 12th भी लेके चलनी है, और 11th में आपका क्या हाल है आपको पता है। तो इसीलिए आपके पास तो समय बहुत लिमिटेड है बाबू। आपको तो अगर हम छुट्टी दे भी रहे हैं तो भी आपको ये बोलना चाहिए कि यार मैं तो अपना पढ़ता रहूंगा। अभी आज 11th की क्लास में 4 बच्चे मुझे बोले कि सर असाइनमेंट दे देना हमें, हम तो कहीं नहीं जा रहे। हमने कहा बढ़िया है बेटा, ले लेना। समझे पॉइंट क्या है? प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि सारा एंजॉयमेंट सब भूल जाओ, अपने लाइफ को बैलेंस करो। इस कमरे में अभी मैं पूछूंगा कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो रोज 3 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। और ये 3 घंटा तो बहुत कम समय है, आगे जाके इसी को 10 घंटा करना आपको। क्या समझे? तो थोड़ा सा स्टेमिना पढ़ाई का बढ़ाना शुरू करो। आधा घंटा बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बैठो, धीरे धीरे बढ़ाओ और चीज़ों को थोड़ा सीरियस ले लो। डन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ। क्या ये सवाल हम लोग कर चुके हैं? अरे बोलो, क्या करना है इस वाले सवाल में भी? करंट निकालना है हर एक आर्म में। बताओ क्या प्रोसेस रहेगा? यहाँ इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल तो 4 है। तो क्या एक और जंक्शन लॉ भी तो है? यहां से क्या आ रहा है? आई किसमें टूटा? I1 और I2। तो I किसके बराबर आ गया? I1 और I2 के। तो जहां जहां आपने I डाला है वहां पे I1 प्लस I2 डाल देना, तो आपको 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन मिलेंगे, उनको फिर सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए जा चुके हैं, ये होमवर्क हो गया। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, देखो ये रहा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में। बस फर्क क्या है बताओ इस वाले और उस वाले क्वेश्चन में? यहाँ पे करंट गिवन नहीं, यहाँ पे करंट गिवन नहीं, दोनों ही बैलेंस नहीं है। ये 10/5 है और ये 5/10 है, बैलेंस दोनों ही नहीं है, वो भी नहीं था, दोनों ही बैलेंसिंग कंडीशन से नहीं होंगे। लेकिन इस वाले और उस वाले में फर्क क्या है? करंट आपको खुद से लेना होगा। तो आओ ले लेते हैं। अगर लेट से यहाँ पे क्या गया, मैं शुरू से ही 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, 4 ले नहीं रहा। यहां से क्या गया बोलो? तो यहां से क्या चला गया बोलो? I2। तो यहां चला गया I1 माइनस I2। इसमें से यहां क्या चला गया? I3। तो अगर I2 में से I3 यहां चला गया तो ये I2 माइनस I3, और यहाँ पे I2 आ गया, यहाँ पे आ गया, तो I1 माइनस I2 प्लस I3, और यहाँ वापस कौन आ गया? I1। तो 3 ही वेरिएबल लिए मैंने, 3 इक्वेशन बनेंगे, 1, 2 और 3 इक्वेशन बनेंगे। डन हो गया? पक्की बात है? बढ़िया। तो अब आपका सबसे पहले घर जाते ही होमवर्क क्या होना चाहिए बेटा? आज आपके पास पूरा दिन होगा, प्लीज आपका होमवर्क क्या होना चाहिए? आपको जितने क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप चैप्टर घर जाके दोबारा से गो थ्रू करो, एक लिस्ट बनाओ किसकी, सारे फॉर्मूले जो इस चैप्टर में आए, चाहे आपके यूज हो रहे हो ना हो रहे हो, लिस्ट बना लो, उसको रिवाइज करो। फिर 2-4 घंटे के गैप में शाम को बैठो और आप एक बार जितने सवाल कराए हैं उन्हें क्या कर लो, रिपीट। सैटरडे को जब हम लोग मिलेंगे तो 2 घंटे की क्लास लेने की कोशिश करूंगा, शाम को बात करता हूं सर से, कुछ मैनेज करते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर मान लेते हैं 1 घंटे की क्लास हुई सैटरडे को, तो संडे मिलना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हमें 1 घंटा अभी 45 मिनट अभी एनसीईआरटी के इन सवालों को करना होगा, और हमें विनर सीरीज से भी बहुत सारे सवाल बनाने होंगे इस चैप्टर को पकड़ बनाए रखने के लिए। फिर आपके पास विनर सीरीज है ही, आपके पास छुट्टियां हैं, आप उनको यूज कर सकते हो उस किताब को करने के लिए। आपको असाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो किताब बनाओ पहले ढंग से। आपके पास छुट्टियां हैं, आप जो जो चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री के सवाल बनाओ। केमिस्ट्री के तो हमने पहले के 2 चैप्टर के तो बनाए ही नहीं है ना अभी सवाल, उनके बनाओ। हेलोवेल के नेरोइन तो फिर भी क्लास ली थी। फिजिक्स के सवाल बनाओ अगर आपके पास टाइम है। अगर आप जा रहे हैं कहीं तो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3-4 दिन 5 दिन जा रहे हो जाओ, बच रहा तो काम करो, नहीं कहीं जा रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने वो चैप्टर्स पे थोड़ा सा ग्रिप बना लो। डन रहेगा क्या? कल तो हम लोग नॉर्मल मिल रहे हैं, किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। चैप्टर आगे बढ़ाओ।